चुंबकत्व, है ना। कल हमने चुंबकत्व के विषय में देखा था कि चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, चुंबक के ध्रुव के विषय में देखा था और चुंबक के गुणों के विषय में देखा था, है ना। और चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। तो इनके विषय में हमने कल विस्तार से अध्ययन किया था और हमने देखा था कि कृत्रिम चुंबक जो होते हैं वो आकार में निश्चित आकार के होते हैं और उनकी जो शक्ति होती है कैसी होती है, शक्तिशाली होते हैं। तो वो जो होते हैं वो कृत्रिम चुंबक होते हैं, है ना। इनके विषय में हमने विस्तार से कल क्या किया था, अध्ययन किया था। उसी के अंतर्गत हम कृत्रिम चुंबक के कुछ जो है किस प्रकार से मानव जो है चुंबक बनाते हैं या बनाए हैं उनके विषय में आप देख सकते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या चीज़ है, ये जो है एक चुंबक है जिसको क्या कहते हैं, दंड चुंबक। क्या कहते हैं, इसको दंड चुंबक कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक है जिसको हम क्या कहते हैं, दंड चुंबक कहते हैं। ठीक, और इसी प्रकार ये जो आप देख सकते हैं, ये जो चुंबक, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये घोड़े के नाल के समान दिखाई दे रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं, घोड़े के नाल के समान वाली चुंबक। ठीक, तो इस तरीके से हम मानव के द्वारा निर्मित कुछ चुंबक हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए इसके जो सिरे हैं इस प्रकार से हैं, है ना, घोड़े के नाल के समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, घोड़े के नाल वाले चुंबक कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हम इसके बारे में देख सकते हैं, है ना। इसका हम अधिकतर प्रयोग जब करते हैं तो ये जो चुंबकीय बॉक्स है इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। चुंबकीय बॉक्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चुंबकीय बॉक्स। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि मानव के द्वारा जो है ये सब निर्मित चुंबक है ना, और जिसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं। तो इसी प्रकार के और जो है कृत्रिम जो चुंबक होते हैं वो क्या होते हैं, गोल सिरे वाले भी चुंबक होते हैं, है ना। और क्या कहना चाहिए, विद्युत धारा प्रवाहित करके भी हम लोहे को क्या कर सकते हैं, चुंबक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये मानव निर्मित जो चुंबक होते हैं वो जैसे दंड चुंबक हो गया, गोल सिरे वाले चुंबक हो गए, है ना, चुंबकीय सुई हो गया और आपका घोड़े के नाल के समान वाली चुंबक हो गई, है ना। इस प्रकार के ये जो है चुंबक होते हैं और कल हमने जो है इसके बारे में अध्ययन किया था और साथ ही साथ चुंबक के सारे जो गुण होते हैं उनको विस्तार से हमने देखा और उसके साथ साथ कूलाम के नियम के बारे में भी चर्चा की। आज हम क्या करेंगे, आज हम इन विभिन्न बिंदुओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एकांक ध्रुव बल की गणना हेतु हम उदाहरण देखेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, और चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन विषयों पर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कल हमने जो है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखा था, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में हमने क्या किया था, बल के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया था, F इक्वल टू μ0/4π इंटू क्या था, m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। ठीक है, और ये चूंकि SI में था, SI के लिए था और क्या था, ये वायु या निर्वात के लिए था, तो हमको इसको ऐसा लिख सकते हैं, SI में था इसलिए हम बल को क्या लिखे थे, बल की जो है इकाई न्यूटन से दर्शाए थे और वहाँ पर हम यदि μ0 का वैल्यू पुट करें तो इसका आंकिक मान कल हमने बताया था कि क्या होता है, μ0 इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁷ गुणित 4π। ठीक है, और इसका जो सूत्र क्या लिखे थे, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा था और इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर दिए थे, इस समीकरण में पुट कर दिए थे। तो मान क्या आया था, F इक्वल टू यहाँ पे μ0 का मान 10⁻⁷ गुणित 4π, वेरी गुड, और बटा 4π, है ना, और m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि 4π से कैंसिल हो गया था और f का जो मान मिला था, हमको मिला था 10⁻⁷, है ना, m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर।
ये वैल्यू मिला था। ठीक, अब हम यहीं से हम क्या कर सकते हैं, एकांक ध्रुव की परिभाषा निकाल सकते हैं। एकांक ध्रुव, एकांक ध्रुव क्या होता है? यदि हम यहाँ पे क्या लिखा है 10 की घात ऋण 7, बल को हम कैसे बना दें 10 की घात ऋण 7, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और d को भी कैसे कर दें 1 कर दें, और m1 और m2 की प्रबलता को समान m कर दें, तो उस स्थिति में m का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी m का मान क्या हो गया, इकाई हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकांक ध्रुव। ठीक, तो आप इसमें वैल्यू पुट करें, f इक्वल टू हमको क्या रखना है, बिल्कुल सही 10 की घात ऋण 7। ठीक है, और d का वैल्यू कितना रखना है, d रखना है 1। ठीक है, 1 मीटर। ठीक है, और f 10 की घात ऋण 7 न्यूटन। ठीक है, और m1 m2 इन दोनों को हम क्या कर दें, बराबर कर दें, किसके बराबर, m के बराबर। ठीक है, तो इस स्थिति में जो ये एकांक ध्रुव मिलेगा वो कैसे प्राप्त होगा, एकांक ध्रुव जो हम देख रहे हैं इसका मान जो है मिल जाएगा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करें यहाँ पे इसमें, तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू, एक बार पुनः इस समीकरण को लिखते हैं, m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। f के जगह में हमको रखना है 10 की घात ऋण 7। ठीक है, बराबर ये 10 की घात ऋण 7, और m1 के जगह में भी m रखें और m2 के जगह में भी m, और बटा ये d का स्क्वायर के जगह में 1 का स्क्वायर इकाई कर दें। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 10 की घात ऋण 7, 10 की घात ऋण 7 से भाग चला जाएगा, ये 1 इधर हो जाएगा, इक्वल टू m इंटू m क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। तो यहाँ से m बराबर मिलेगा प्लस माइनस 1, रूट जब लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1। तो ये जो ध्रुव है ना, जो ध्रुव प्रबलता है, ये जो ध्रुव प्रबलता है वो कैसा हो गया, इकाई हो गया। ठीक, तो एकांक ध्रुव की जो है परिभाषा कैसे होगा कि जब वायु या निर्वात में क्या करें, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर जब हम दो समरूप है ना, 2 समरूप ध्रुवों को रखते हैं, तो उनके बीच 10 की घात ऋण 7 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एकांक ध्रुव। ठीक है, तो वह ध्रुव जिसे हम 1 मीटर की वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, ठीक है, तो वो समरूप जो ध्रुव है ना, उनके मध्य यदि 10 की घात ऋण 7 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एकांक ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये एकांक ध्रुव की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके उपरांत हम क्या करें, इस पर आधारित जो है कुछ उदाहरण देखते हैं कि बल की हम गणना किस प्रकार करें। इस पर एक उदाहरण हम देखें। उदाहरण, जब 50 एम्पियर, अच्छा इस उदाहरण को देखने से पूर्व हम एक क्या कर लेते हैं, एसआई मात्रक देख लेते हैं। किसका एसआई मात्रक देख ले, ध्रुव प्रबलता का है ना, एसआई मात्रक किसका, ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता का क्या देखें, एसआई मात्रक हम देखते हैं। ठीक है, तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर।
तो ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर, जिसको हमने एम से देखा था, उसकी जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं, एम्पियर मीटर जो है इसका मात्रक होता है। अब इस पर हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ठीक है, जब एक 50 एम्पियर मीटर की ध्रुव प्राबल्य की उत्तरी ध्रुव, है ना, 50 एम्पियर मीटर की ध्रुव प्राबल्य की उत्तरी ध्रुव तथा 100 एम्पियर मीटर की दक्षिणी ध्रुव वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो उनके बीच लगने वाला बल की गणना हमें करना है। तो उनके बीच लगने वाली बल की गणना कीजिए। ठीक है, सवाल समझ आया? क्या कहता है, 50 एम्पियर मीटर की ध्रुव प्रबलता की उत्तरी ध्रुव, है ना, तथा 100 एम्पियर मीटर की दक्षिणी ध्रुव वायु या निर्वात में कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो उनके बीच लगने वाले बल की हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू हम पहले देख लेते हैं। हमको बल का मान निकालना है, और बल के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये जो मान दिए हैं वो किन के मान हैं, इनको पहले हमें देखना है। ठीक है, तो हमें बल निकालना है, और बल हम कहाँ से निकालते हैं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। μ0/4 पाई यही होता है ना। और हाँ बताइए, m1 m2 अपॉन स्क्वायर। ठीक है, हमको इसकी गणना करना है। μ0/4 पाई का मान हमको मालूम है, आंकिक मान। ठीक, m1 m2 d इसकी वैल्यू हमको चाहिए, जो कि प्रश्न में दिया है। ठीक, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कितना है, 50 एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 एम्पियर मीटर, ये m1 का मान हो गया। उसी तरीके से m2 का मान कितना दिया है, हाँ बताइए, बिल्कुल सही, कितना दिया है, 100 एम्पियर मीटर। ठीक है, अब दूरी कितना दिया है, बिल्कुल सही, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसको किससे दिखाते हैं, d से, d बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मान एम्पियर मीटर में दिया है ना, और ये मान भी किस में दिया है, एम्पियर मीटर में दिया है। लेकिन ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो उसको किस में बदलना पड़ेगा, उसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, इससे पहले कि हम इसे हल करें और बल का मान की गणना करें। ठीक, तो इसको कैसे बदलेंगे हम, सेंटीमीटर को मीटर में, यदि हम इसे 100 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं। और इन वैल्यूओं को हम कहाँ पे रखें, इस मान में रखेंगे तो इसकी गणना हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है हम हल करके देखते हैं। ठीक, ये हो गया आपका बल बराबर μ0/4 पाई, इसका मान होता है 10 की घात
ऋण 7 गुणित m1 का मान 50 और गुणित इसका मान कितना है, m2 का मान 100 है ना, और बटा d का मान कितना है 10/100। d का स्क्वायर यानी 10/100 का घात कितना हो जाएगा 2, 10/100 की घात 2। इस तरीके से हम ये जो वैल्यू दिया है इसमें हमने रख दिया, इसका मान निकाला था 10 की घात ऋण 7 गुणित m1 50 और m2 कितना हो गया 100, ठीक है। और d का जो मान है उसको सेंटीमीटर में, चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए इसमें क्या करेंगे स्क्वायर यानी कि 2 घात लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, हल करें। कैसे मिलेगा, 10 की घात ऋण 7 गुणित ये 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 10 लिख सकते हैं, है ना, और गुणित ये 100 और बटा 10/100 गुणित इसको स्क्वायर है वर्ग है इसलिए इसका 2 बार गुणा, ठीक है। इस तरीके से ये जो है हमें प्राप्त होगा। इसको थोड़ा सा हम क्या करें हल कर देते हैं। ये शून्य, ये एक शून्य कट गया, ठीक, यहाँ से एक शून्य कट गया। ये जो है नीचे है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो 10 की घात ऋण 7 गुणित ये 5 और गुणित ये 10 पहले का गुणित ये 100 और गुणित यहाँ से ये 10 ऊपर चला गया और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, 10 गुणित 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या करें, हल करें। 10 की घात ऋण 7 गुणित 5 गुणित इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 गुणित 100 गुणित 10 गुणित 10, 1 2 3 4 5, कितने शून्य हो गए 5 शून्य। तो 10 की घात कितना हो जाएगा 5, गुणा करने से उनके मान घात जो होते हैं क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 10 की घात कितना हो गया 5 हो गया, है ना, और किस में होगा धन में होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 10 की घात ऋण 7 गुणित 5 गुणित 10 की घात 5, ठीक है ना। तो ये भी गुणा में है 10 की घात ऋण, है ना, 10 की घात ऋण 7 और गुणित 10 की घात 5 ये भी गुणा में है और इनके आधार समान है, तो इनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 7 धन 5 गुणित 5, ठीक है। 10 की घात ऋण 7 गुणित 5, सॉरी 10 की घात ऋण 7 धन 5 क्या हो जाएगा 10 की घात ऋण 2 गुणित 5, ठीक है। जब हम इसको नीचे लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने से उनके जो घात के साइन होते हैं, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण हो जाता है। तो इसको हम क्या करें, इसको लेके कहाँ जाएं, नीचे जाएं। तो ये हो जाएगा 5/10 की घात 2 और इसी को लिख सकते हैं 5/100। इसको क्या लिख सकते हैं 5/100। अब इसको हम भाग दें तो भाग कैसे मिलेगा, इस तरीके से हम भाग देते हैं। इधर देख लेते हैं 100 से हमने 5 को भाग दिया, हमारे पास मान नहीं है, इधर भाग नहीं जाएगा। दशमलव के बाद हम क्या कर सकते हैं, कई शून्य इधर लिख सकते हैं, दशमलव के बाद कई शून्य लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे 100 से, तो सबसे पहले तो ये दशमलव हटेगा, हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएं, दशमलव लगाएंगे, ठीक। और दशमलव ये हट गया, हम एक बार में एक ही संख्या क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ये हो गया दशमलव के बाद एक ही संख्या, तो ये तो हमारा ऑलरेडी 5 है और ये दशमलव के बाद एक संख्या हमने उतारा, तो कितना हो गया 50। पर अभी भी भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 जो है 100 से कैसा है, छोटा है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक शून्य को नीचे उतारना पड़ेगा। तो उससे पहले कि इस शून्य को हम एक साथ, एक शून्य के बाद ये शून्य तुरंत हम नहीं उतार सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इस 50 को 500 बनाने के लिए शून्य से भाग देना पड़ेगा। तो शून्य कम क्या हो जाएगा, शून्य। अब ये जो हमारा 50 था, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शून्य से भाग देने के उपरांत इस दूसरे शून्य को हम यहाँ उतार सकते हैं, ठीक है। अब ये 500 हो गया, अब 100 से आप भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 100 पंचे 500 और ये कट गया। तो इस तरीके से भाग देने से कितना मान आया, ये मान आपको मिलता है 0.05, ठीक। और किस में,
न्यूटन में। किस में मिलेगा? न्यूटन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अंतर्गत हम इसका मान क्या कर सकते हैं, एक उदाहरण का मान से हम उस पे लगने वाले जो बल है, उन ध्रुवों के मध्य लगने वाले जो बल है उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना। यदि यहाँ मैं एक चुंबक रख दूँ तो क्या देखेंगे आप, ये देखेंगे कि इसके चारों ओर इसका प्रभाव होता है। ठीक है, यदि यहाँ मैं एक चुंबक रख दूँ तो आप देखेंगे कि इसके चारों ओर क्या होता है, इसका प्रभाव होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र वह स्थान है या वह अधिकतम स्थान जहाँ तक चुंबक को रखने पर उसका प्रभाव होता है ना। तो जिस स्थान तक चुंबक का प्रभाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र हो गया। दूसरा हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? चुंबक को किसी स्थान पर रखने पर उसके चारों ओर जो प्रभाव होता है, चारों ओर के जितने क्षेत्र तक उसका प्रभाव होता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम क्या करें, एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करें। एकांक किसी बिंदु पर, है ना, इस बिंदु पर हम क्या करें, एकांक उत्तरी ध्रुव की क्या करें, कल्पना करें। ठीक है, तो इस एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करती है उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार पुनः देखें, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक ऐसा बिंदु जहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव हो, तो यह एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसका तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए कैसे करें, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्या है, m ध्रुव प्रबलता है। ठीक है, और ये जो है d दूरी पर यहाँ पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव, कैसा उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, तो निश्चित है कि यह इस पर बल लगेगा। ठीक है, उस बल की हम क्या कर सकते हैं, जो कूलाम ने क्या दिया है, नियम दिया है, उसकी सहायता से उस बल की गणना कर सकते हैं। ठीक, तो इस पर, इस बिंदु पर जो कि एकांक उत्तरी ध्रुव है, इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर इस ध्रुव प्रबलता के कारण जो कि d दूरी पर रखी है ना, कितना बल लगता है। ठीक, इसकी गणना करेंगे। इसकी गणना F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू μ0/4π जो कि हमने देखा है, इंटू यहाँ पे क्या होता है m1 m2, ये होता है ध्रुव प्रबलता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्रुव प्रबलता m। ठीक है, और इसकी ध्रुव प्रबलता कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, और d का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एकांक उत्तरी ध्रुव यदि रखी हुई है तो उस पर लगने वाला बल का मान हो जाएगा μ0/4π इंटू यहाँ पे m1 इंटू m2 होता है, यहाँ पे हो जाएगा m और इसका 1 है ना, तो m इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा बटा d का स्क्वायर, दूरी की घात 2 होता है। ठीक, तो ये जो है बल क्या होगा, इस पर लगेगा, और इसी बल को क्या कहते हैं, इसी बल को हम क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसी बल को तीव्रता कहते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं H से।
ठीक है। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π इंटू m/d का स्क्वायर, ये तीव्रता के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी एकांक उत्तरी ध्रुव जितना बल महसूस करता है, जितना बल महसूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे हमने उस पर बल लगने वाला बल को निकाला और यही बल क्या हो जाएगा, उसकी तीव्रता हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से तीव्रता का ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब जो हमने H का मान क्या किया, प्राप्त किया, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका परिभाषा हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक उत्तरी ध्रुव, कौन सा ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यदि ये एकांक ना होकर m ध्रुव प्रबल्य वाला हो तो उस स्थिति में लगने वाला बल को हम m इंटू क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m इंटू h लिख सकते हैं। यानी यदि m 1 है, ये m को क्या कर दें, यदि 1 कर दें, ठीक, तो ये जो h है वो बल हो जाएगा। ठीक है, यदि ये इकाई है तो h क्या हो जाएगा, तीव्रता ही बल होगा, तीव्रता ही क्या होगा, बल होगा। लेकिन m कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m इंटू h होगा। ठीक, हम जानते हैं कि बल जो होता है वो सदिश राशि होता है, तो सदिश रूप में यदि हम लिखना चाहें तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, F सदिश बराबर है m h सदिश, क्योंकि h भी चूंकि एक बल ही होता है इसलिए h क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो तीव्रता होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, और इसके जो है मात्रक के बारे में भी देखते हैं। मात्रक क्या होता है, तो CGS पद्धति में H का जो मात्रक होता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं, गॉस कहते हैं। ठीक है, और यही SI पद्धति में इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, क्या होता है, टेस्ला। तो CGS पद्धति में H का जो मात्रक होता है उसको गॉस कहते हैं, SI पद्धति में उसको टेस्ला कहते हैं। ठीक, और यहाँ से यदि हम और मान निकालना चाहें, इसके जो मात्रक हैं, इकाई है, इसके मान निकालना चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इस मान को आप कैसे लिख सकते हैं, इस मान को आप लिख सकते हैं F/m इक्वल टू h, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप पक्षांतर करिए, m को नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो F/m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मालूम है SI में इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, है ना, और इसको किससे मापते हैं, हाँ वेरी गुड, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो ये एक और मान निकल जाएगा। तो इसका और मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, हाँ, अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। तो ये एक और मात्रक हो गया। ठीक, तो इस तरीके से गॉस, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एक और मात्रक होता है जिसको लिखते हैं वेबर मीटर की पावर -2। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 4 मात्रक हम देख सकते हैं। 2 मात्रक CGS पद्धति में गॉस और SI में टेस्ला। ठीक है, और दूसरा जो है वो देख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या फिर वेबर मीटर की पावर -2 या की पावर की घात ऋण 2। इस तरीके से इनके जो है ये मात्रक होते हैं, किसके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, है ना।
अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण, है ना, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण चुंबक के ध्रुव प्राबल्य, किन्हीं भी ध्रुव प्राबल्य, है ना, चुंबक के किन्हीं भी ध्रुव प्राबल्य तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? को चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? चुंबक के किन्हीं भी ध्रुव प्राबल्य तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यदि हम एक चुंबक ले लें इस तरीके से, ये क्या हो गया? चुंबक हो गया, है ना। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। आपको मैंने बताया था इसकी प्रभावी लंबाई, हाँ कितना, वेरी गुड, कितना होता है? 2L, है ना, 2L, ठीक। और इनकी ध्रुव प्रबलता, किन्हीं भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, मान लेते हैं इसकी ध्रुव प्रबलता क्या है? M है, ठीक है। इनकी ध्रुव प्रबलता क्या है? M। तो किन्हीं भी, इसका ध्रुव प्रबलता या इसका ध्रुव प्रबलता, उनमें से किन्हीं भी की ध्रुव प्रबलता और इनके प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इस चुंबकीय आघूर्ण को हम कैपिटल M से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M क्या हो जाएगा? कैपिटल M बराबर ध्रुव प्रबलता, कोई भी एक ध्रुव प्राबल्य और गुणित प्रभावी लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया प्रभावी लंबाई। ध्रुव प्रबलता क्या लिए हैं? यदि इस चुंबक की ध्रुव प्रबलता, कोई भी एक ध्रुव प्रबलता क्या है? M है, तो M इंटू प्रभावी लंबाई कितना हो जाएगा? 2L। तो इस तरीके से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान किसके बराबर होता है? M इंटू 2L, ठीक है। इसकी जो दिशा, चूंकि ये भी क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। M कैसा होता है? सदिश राशि होता है। सदिश राशि के रूप में, देखिए सदिश राशि के रूप में M इक्वल टू M इंटू 2L, ठीक है। ये सदिश राशि इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो लंबाई एक सदिश होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये M जो है क्या रूप में होता है? सदिश रूप में होता है। M सदिश इक्वल टू M इंटू 2L। तो ये एक कैसी राशि है? सदिश राशि, जिसकी जो दिशा होती है, सदिश मतलब दिशा सहित परिमाण, ठीक है, जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो सदिश यानी कि दिशा जो इसकी होती है वो क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर उसके चुंबकीय अक्ष के अनुदिश इसकी दिशा होती है। किसकी दिशा? M की, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसी होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर उसकी चुंबकीय अक्ष के अनुदिश इसकी दिशा होती है। किसकी? चुंबकीय आघूर्ण की, ठीक। तो इस तरीके से हम इसकी दिशा के बारे में अध्ययन कर लिए। अब जो है इसके मात्रक के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है M का, ये चूंकि सूत्र इस पर निर्भर है, किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? हाँ बताइए। ये जो है M और 2L पर निर्भर है। तो M को हमने किससे मापा था? M को हमने किससे मापा था? हाँ, इसका जो मात्रक था, वेरी गुड, क्या था? एम्पियर, है ना, इंटू मीटर। ये M का मात्रक हो गया, इंटू ये तो एक क्या मान है? आंकिक मान है। L क्या है? लंबाई, है ना, और लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका एम्पियर इंटू मीटर मतलब मीटर की घात 2, ठीक है। मीटर की घात क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण
किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक, अब चुंबकीय द्विध्रुव क्या होते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव तथा उनका आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव तथा उन द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हमने चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा है ना। अब ये द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव जब चुंबक या जो चुंबक होता है उनके जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव प्राबल्य वो कैसे हो? समान हो। इनके ध्रुव प्राबल्य कैसे हो? समान हो। यदि ये m है तो इसका भी ध्रुव प्राबल्य क्या हो? m हो। ठीक है, तो दो समान, ठीक है, दो समान किंतु विपरीत ध्रुव, दो समान प्रबलता किंतु विपरीत ध्रुव जब बहुत अल्प दूरी पर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत अल्प दूरी पर। दूरी कैसा होना चाहिए? अल्प। तो इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है? कैसे, क्या बताई मैं कि जब दो समान प्रबलता के विपरीत ध्रुव जो कि अति अल्प दूरी पर हों तो उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण हम देख सकते हैं दंड चुंबक जो मैंने दिखाया था। ठीक है, ये दंड चुंबक को आप देख सकते हैं इस प्रकार से। आप यहाँ पे देखिए, ये दो ध्रुव हैं, इनकी प्रबलता कैसी हो? समान है ना। और इनकी दूरी कैसी दिख रही है? इनकी दूरी स्पष्ट बहुत छोटी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप इसको भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। चुंबकीय जो आपका क्या दिखाई दे रहा है? ये चुंबकीय बॉक्स, इसके अंदर जो सुई दिखाई दे रहा है ना, ये भी क्या है? बहुत अल्प दूरी पर है और इनकी ध्रुव प्रबलता कैसा है? समान है। ठीक, और विपरीत। तो ऐसे जो चुंबक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है कि विपरीत ध्रुव जिनकी ध्रुव प्रबलता समान हो परंतु ये अल्प दूरी पर स्थित हो तो उन्हें हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जो हमने अभी चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा वही है सेम। द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? इनकी प्रबलता क्या हो गया? m, इनकी प्रभावी लंबाई क्या हो गया? 2l। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? m × 2l। ठीक है, और इसका मात्रक भी वही होगा जो चुंबकीय आघूर्ण का देखे थे। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय द्विध्रुव होता है। अब इस पर हम क्या करें? एक उदाहरण, एक सवाल को क्या करें? देखें, है ना। उदाहरण, एक छोटा दंड चुंबक जिसके बीच की प्रभावी लंबाई क्या हो? प्रभावी लंबाई 0.1 मीटर है। ठीक है, एक छोटा दंड चुंबक जिसके बीच की प्रभावी लंबाई 0.1 मीटर है तथा उनकी ध्रुव प्रबलता 10 मीटर है। तो ध्रुव प्रबलता 10 एम्पियर मीटर
है ना, 10 एम्पियर मीटर हो तो उनके चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है। तो उनके चुंबकीय आघूर्ण की तुलना, चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, एक छोटा दंड चुंबक जिसके बीच की प्रभावी लंबाई कितना है 0.1 मीटर है तथा उनकी ध्रुव प्रबलता 10 एम्पियर मीटर हो तो उनके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, ये हमारा दंड चुंबक हो गया। ठीक, और इनके बीच की प्रभावी लंबाई क्या दे रहा है 0.1। इनकी बीच की प्रभावी लंबाई को किससे दिखाते हैं 2L से। ठीक है, और ध्रुव प्रबलता जिसको हम किससे दिखाते हैं M से। तो M का मान कितना दिया है 10 एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हल क्या हो जाएगा, हमको मिल गया M का मान 10 एम्पियर मीटर, 2L का मान 0.1 मीटर। ठीक है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र M बराबर क्या होता है, हाँ वेरी गुड, M इंटू 2L। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दें। M का मान कितना हो जाएगा 10 और 2L का मान कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है ना। इसकी हम उसको भी लिख देते हैं 10 एम्पियर मीटर, है ना, इंटू 2L का मान 0.1 मीटर। दोनों मीटर में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, गुणा कर देंगे 10 गुणी 0.1। ठीक है, ये दशमलव कहाँ पे लग जाएगा बीच में, गुणा करेंगे 1 शून्यम शून्य 1 एकम 1, ये हो गया। दशमलव के बाद एक अंक है तो ये दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका मान कितना आ जाएगा 1.0 यानी 1। ठीक है, और ये एम्पियर इंटू मीटर मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से क्या होगा, इसकी चुंबकीय आघूर्णों की ये गणना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने चुंबकीय आघूर्ण के विषय में देखा, है ना। तो अब जो है कल हम इसके बारे में विस्तार से और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।